अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएं और आप मुझे बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हो प्यारे बच्चों। बहुत ज़्यादा कमेंट्स नीचे आ रहा था, गुरुजी जल्दी से लाइव आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है ना, थोड़ा सा लेट होगा इसके लिए क्षमा चाहते हैं प्यारे बच्चों। चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और हमने आपको सबसे पहला क्या किया था, जितने भी 12th के छात्र हैं आप सभी को मालूम होगा कि हमने सबसे पहले आपको एक चैप्टर पढ़ाया था बुक का बच्चों, है ना। एक चैप्टर बुक का हमारा पढ़ा था गद्य खंड का, ठीक है ना। उसके बाद हमने बोला भाई साहब कम से कम एक चैप्टर हम लोग व्याकरण का करेंगे, और इस चैप्टर के बाद फिर हमारा होगा काव्य खंड। क्या होगा? इसके बाद हमारा काव्य खंड होगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस और नो फटाफट से बताएं मुझे। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास एक बार शेयर कर दीजिए। जो लोग घर पे बैठे हैं उन्हें बता दीजिए कि हमारे गुरुजी लाइव आ चुके हैं, ठीक है ना। एक बार आप सभी लोग शेयर कर दें, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, हर जगह शेयर कर दीजिए। आज का मोटिवेशन सुनिएगा। कहते हैं हालात जो भी हो हम रुकेंगे नहीं। हालात जो भी हो प्यारे बच्चों, हम रुकेंगे नहीं, गिरकर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों हम लोग झुकने वाले में से नहीं है, कभी झुकेंगे नहीं और मेहनत करते रहेंगे। और एक बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों में सफलता मिलेगी। तो जल्दी से बता दो, आप मुझे जो लाइव देख रहे हो इसमें कितने ऐसे छात्र हैं जो प्यारे बच्चों 11th क्लास के हैं, और कितने ऐसे छात्र हैं जो 12th क्लास के हैं? जल्दी बताओ फटाफट से, क्योंकि व्याकरण दोनों का सेम है। व्याकरण दोनों का सेम है, जल्दी बताओ कितने ऐसे छात्र हैं जो 11 क्लास के हैं और कितने 12th क्लास के? जल्दी फटाफट स्पीड में। यस गुरु जी मैं 11th क्लास का हूँ, 11th क्लास का हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर 11th क्लास का हो रहा है क्या? मेरे बच्चे ये व्याकरण दोनों का सेम है। व्याकरण दोनों का सेम है। 11th एंड 12th दोनों का व्याकरण सेम होता है। आपको रत्ती भर नहीं सोचना है कि हमें क्या है ना। चलिए, तो आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है इसका नाम बताओ आप सभी लोग। आज जो चैप्टर होने वाला है इसका नाम है बच्चों वर्ण विचार। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। और हम लोग आज वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आप सभी लोग अधिकांश बच्चे 12th के यहाँ नजर आ रहे हैं? अधिकांश 12th के हैं, कुछ कुछ बच्चे 11th के भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों से लगभग लगभग, है ना। 60-40 का मुझे लग रहा है कि 60% जो मेरे बच्चे हैं वो 12th क्लास के दिखाई दे रहे हैं आज, और 40% जो मेरे स्टूडेंट हैं वो 11th क्लास के दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आपने वर्ण के बारे में सुना होगा। प्यारे बच्चों वर्ण क्या है? अगर बात करता हूं, वर्ण से संबंधित आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? अप्रोक्स बच्चों 4 से 5, 4 से 5 क्वेश्चन वर्ण से संबंधित आते हैं। और आज की क्लास के बाद हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कर पाएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि वर्ण जो है प्यारे बच्चों क्या है? अगर आप देखेंगे वर्ण क्या है, जल्दी बताओ, है ना। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो वर्ण बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को प्यारे बच्चों हम लोग वर्ण कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में वर्ण के बारे में, वर्णों के प्रकार के बारे में, स्वर्ण वर्ण पढ़ने वाले, व्यंजन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है, उन सभी चीजों को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो वर्ण बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं बच्चों, जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। बच्चों अगर हम बात करते हैं कि वर्ण जो है ना, वर्ण की बात करते हैं। अगर हम एक बात करें, अगर वर्णों का एक हम समूह बना ले तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आता है, याद रखना। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला क्या बोलते हैं? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अच्छा ये बताओ, हिंदी वर्णमाला में, है ना, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? एक बच्चा कह रहा था वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। बिल्कुल अच्छा परिभाषा है, ठीक है ना। एक बार आप सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सबके पास शेयर कर देना। यस, तो बच्चों वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या है वो 52 है। कितनी है? 52। 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कहते हैं बच्चों हाँ, वर्ण विचार, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही। मतलब 4th क्लास से लेकर के 4th से ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया है और इन सभी चीजों को हम पढ़े हैं। कहते हैं बच्चों जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, है ना, ये सब चीजें ना, ओ, ये सारे के सारे क्या है? वर्ण हैं। ये सारे के सारे, इसमें हलंत लगा होगा, ये सारे के सारे वर्ण हैं। ये सारे के सारे क्या है? वर्ण हैं। अब बात होती है प्यारे बच्चों नेक्स्ट की। बात होती है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्णों के
क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या ध्वनियां होती हैं। कुल 52 वर्ण या ध्वनियां होती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, अगर हम 52 की बात करें तो बताओ, इसमें से एग्जाम में नंबर्स पूछे जाते हैं। 12th क्लास के एग्जाम में वर्ण से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए सबसे पहले स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण कितने हैं, जल्दी बोलो। 52 में से स्वर वर्ण कितने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ स्वर वर्ण कितने हैं। मुझे स्वर वर्ण की बात करते हैं तो अ, आ, लिखो कॉपी में, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है ना? देखो, स्वर वर्णों की संख्या पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो स्वर्ण वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर्ण वर्णों की संख्या अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों 11 है। अब हम बात करते हैं कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं सर वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं होता हो, जिसका उच्चारण स्वतः होता हो। क्या कहते हैं बताओ? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण वर्ण के बारे में, तो इसकी परिभाषा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखने का प्रयास करें, इसकी परिभाषा। तो बच्चों, स्वर्ण वर्ण की जो परिभाषा है, जिसका उच्चारण स्वतः होता हो, जिसका उच्चारण स्वतः होता हो, आप लोग एक चीज को जान करके हैरान होंगे कि बहुत सारे ऐसे व्याकरण हैं, व्याकरण जानने वाले को हम लोग व्याकरण कहते हैं। बहुत ही ऐसे व्याकरण हैं जो री को, बहुत ही ऐसे व्याकरण हैं जो री को स्वर नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे व्याकरण हैं जो बच्चों किसको बताओ, री को स्वर नहीं मानते हैं, है ना? री को स्वर नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे व्याकरण हैं, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि स्वर वर्ण कितने हैं, तो कहना बच्चों 11 हैं। ठीक है? यस गुरुजी। सर जो बिना किसी सहायता से बोली जाए, जो बिना किसी की सहायता, जिसका उच्चारण स्वतः होता हो, तो हाँ, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से। तो हमने कहा कि 11 हमारे होते हैं। अच्छा, पहले ये जो 52 है, 52 में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ध्यान से समझेंगे। 52 में सबसे पहले स्वर कितने हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 52 में स्वर की संख्या 11 है, स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, उष्म व्यंजन 4 हैं, संयुक्त वर्ण 4 हैं, अयोग्य वह 2 हैं, और द्विगुण यहाँ पर 2 हैं। तो टोटल ऐसे करके हमारे 52 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल हमारे 52 हैं। ठीक है? एग्जाम में कई बार पूछा गया, भाई ये बताओ कि व्यंजन वर्ण कितने हैं टोटल, व्यंजन वर्ण कितने हैं। सबसे पहली बात तो होता है कि स्वर कितने हैं, दूसरा होता है व्यंजन कितने हैं, तीसरा होता है स्पर्श कितने हैं, चौथा होता है अंतस्थ कितने हैं, पांचवा होता है उष्म कितने हैं, उष्मों कितने हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बार 12th एग्जाम में पूछा गया कि स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है, व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल 33 है, स्पर्श वर्ण की संख्या 25 है, अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है, उष्म वर्ण की संख्या 4 है। ठीक है ना? ये सभी चीजें आपको पहले से ही मालूम है। ठीक है? और एग्जाम में खूब पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ, ये चीज को हम लोग देख लिए, इस चीज को हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं स्वर के बारे में। अच्छा ये बताओ, स्वर वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं? यस गुरुजी, 36 नहीं रे, 33 33 33 33, 36 नहीं 33। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण, अगर हम स्वर वर्ण की बात करते हैं तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताओ? स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यस, तो कहते हैं सर स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहले यहाँ 52 पुड़ा के देख लो, ये 52 हुआ। अगर हम बात करें बच्चों इधर 52 वर्ण पुराने की, तो यहाँ 52 हुआ, पहले गिनती से देख लेते हैं।
ठीक है, पहले इसको 52 उड़ा के देखते हैं। 11 और 25, 36, 4, 40, 4, 44, 48, 50 और यहाँ पर 2, टोटल 52 हो गए। ठीक है, इधर आपके टोटल 52 हो गए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, हम लोग यहाँ थे कि हमारे जो वर्ण हैं, स्वर्ण वर्ण हैं, पहले हम बात कर रहे थे स्वर्ण वर्ण की। हमारे जो स्वर्ण वर्ण हैं, हमारे जो स्वर्ण वर्ण हैं, स्वर्ण वर्ण बच्चों, स्वर्ण वर्ण 2 तरह के होते हैं। बोलो कौन कौन सा? बोलो कौन कौन सा? स्वर्ण वर्ण 2 तरह के होते हैं, बोलो कौन कौन सा? ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण प्यारे बच्चों 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे पहला ह्रस्व, सबसे पहला होता है ह्रस्व, और दूसरा होता है दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व व्यंजन है ना, ह्रस्व स्वर है, और निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो क्या आप इसको पहचानने में सक्षम हैं, कौन सा ह्रस्व है और कौन सा दीर्घ है? बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भाई बताओ, आ कौन सा है, ह्रस्व है या दीर्घ है? जल्दी बोलो, आ कौन सा चीज है, ह्रस्व है या दीर्घ है? देखता हूं सबसे पहले किसके कमेंट्स आते हैं। जल्दी, आ कौन सा है, ह्रस्व है या दीर्घ है? सर जी कॉमर्स वालों के लिए कुछ कीजिएगा क्या? बच्चा जी चीजें काम हो रही है, अब अकेला सब कुछ नहीं हो सकता, और अच्छी क्वालिटी के साथ हो, इस चीज के बारे में हमें सोचना पड़ता है हमेशा। ठीक है, हाँ, तो ये जितने भी बड़े बड़े हैं, ये सभी के सभी दीर्घ हैं बच्चों, इसे आप दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ। तो अगर बात करते हैं हम ह्रस्व की, अगर हम बात करते हैं ह्रस्व की बच्चों, ह्रस्व मतलब होता है ह्रस्व जिसको बोलने में कम समय लगे, जिसको बोलने में कम समय लगे। जैसे अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, ह्रस्वई ह्रस्व है, दीर्घई दीर्घ है, ह्रस्व उ ह्रस्व है ना। तो ये जो अ है, ह्रस्वी है, ह्रस्व उ है ना, ओ है, ये सभी क्या है, ह्रस्व हैं, ये सभी ह्रस्व हैं। और ए भी आएगा इसमें, सॉरी, ए और ओ, ये सभी ह्रस्व हैं, जिसको बोलने में कम समय लगता है, ह्रस्व हैं। आइए और जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ हैं। वो क्या है, दीर्घ हैं। दीर्घ में कौन कौन से आ जाएंगे, दीर्घ में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे अ, तो यहाँ पर हो जाएगा आ। जैसे ह्रस्व ए, तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ ए। जैसे ह्रस्व उ, तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ उ। यहाँ पर हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा ओ। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ह्रस्व और दीर्घ को बांटते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ह्रस्व और दीर्घ को बांटते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, है ना। इसके पहले हमें एक चीज जानना था कि जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं उसको 2 भागों में पहले बांटा गया है। ठीक है, जितने भी वर्ण हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। बोलो कौन कौन सा? जितने भी वर्ण हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, है ना, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। सर प्लुत स्वर भी होता है, एक बच्चा कह रहा है सर प्लुत स्वर भी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों, प्लुत स्वर होता है। देखिए प्लुत स्वर जो होता है ना, जिसमें जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे बोलने में, उसे प्लुत स्वर बोलते हैं। याद रखना बच्चों, प्लुत स्वर। ठीक कह रहा है एक बच्चा कि सर प्लुत स्वर भी होता है। बच्चा देखो, स्वर की अगर हम बात करें, ऐसे ये 2 ही प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन अगर हम प्लुत की बात करें, तो प्लुत स्वर के बारे में, इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। जैसे कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना मंत्र वगैरह, मंत्र वगैरह, हाँ संस्कृत में ये चीजें होती हैं, है ना। ये जो प्लुत स्वर है ये संस्कृत में होता है बच्चों, इसमें होता है, संस्कृत में होता है, और इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। जैसे ओम, जैसे ओम बोलते हैं, जब ज्यादा समय लगता है बोलने में तो हम उसे प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे ओम, जैसे ओम, है ना, ये ओम, ओम, है ना। तो ये चीजें, ऐसे तो ओम ऐसे भी होता है ना ओम, लेकिन ये ओम बोलते हैं ना। तो संस्कृत में ये चीजें होती हैं प्लुत स्वर।
अब ये बताओ कि वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के भेद, एक है स्वर और दूसरा व्यंजन, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब देखिए स्वर किसे बोलेंगे? स्वर किसे बोलेंगे? तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः या बिना किसी वर्ण के सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। ये परिभाषा कितने को याद है बताओ? आप कहेंगे कि सर ये तो हमने बचपन में ही याद कर लिया था। जैसे बच्चों अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए ओ, औ, ये हमारे स्वर्ण वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण वर्ण उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। जिसको बोलने में कम समय लगे वो ह्रस्व है, ज्यादा समय लगे दीर्घ है, मात्रा के अनुसार से। बच्चों ह्रस्व के बारे में कहते हैं कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ठीक है ना? री भी इसमें आ जाता है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आता है कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या आपने एक नया चीज नोट किया? जो ह्रस्व स्वर है उसको एक दूसरे नाम से हम जानते हैं, बोलो कौन सा नाम? जो ह्रस्व स्वर है बच्चों हम उसे मूल स्वर क्या बोलते हैं? मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर है उसे मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है बच्चों, मात्र 4 है। सॉरी मैंने उसमें लिख दिया था, मात्र 4 है। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। सॉरी बच्चों मात्र 4 हैं। ह्रस्व स्वर की जो संख्या है वो मात्र 4 है। मैंने इसके पहले गलती से आपको ए और ओ भी बता दिया था। ठीक है? तो ह्रस्व स्वर कितने बोलो? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की संख्या मात्र 4 है बच्चों। कौन कौन सा? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। मात्र 4 हैं। ठीक है? आगे बढ़ जाए, बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ह्रस्व के बाद आता है दीर्घ। आइए पढ़िए क्या लिखा है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ, औ। इनकी कुल संख्या कितनी है बताओ? इनकी कुल संख्या बताओ। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? आप बोलोगे सर दीर्घ स्वर की संख्या तो 2 4 2 6 1 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। पूरा डीप से पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आ जाओ, यहां तक समझ में आ गया सर स्वर के बारे में? चलिए अब देखिए स्वर भी दो तरह के अगर हम ऐसे बांटे जातीय आधार पर, तो एक होते हैं बच्चों सजातीय, एक होते हैं विजातीय। जैसे देखें, जैसे हमारा आ बना है, दीर्घ भी दो तरह के होते हैं, दीर्घ स्वर भी दो तरह के होते हैं। अगर हमारा जैसे आ बना है तो ये अ प्लस अ से बना है आ, तो देखो अ और अ एक ही जाति का है ना, इसीलिए हम इसे सजातीय कहते हैं। जैसे दीर्घ ई बना है तो ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बन गया दीर्घ ई। दीर्घ उ बना है, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ, तो हम इसे बोलेंगे सजातीय स्वर। क्या बोलेंगे? सजातीय स्वर। और इसे बोलेंगे विजातीय स्वर। जैसे कि ए बना है तो अ और ई, जैसे ए तो ई छुपा है ना ए बना है अ और जोर ए से, ओ बना है अ जोर ह्रस्व उ से, ओ बना है अ जोर ना औ से, तो हम इसे कहते हैं सजातीय और विजातीय। कभी अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो क्या आप बता दोगे कि इसमें कौन सा सजातीय है और कौन सा विजातीय है? जैसे आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई आ जो है ये सजातीय स्वर है या विजातीय है? आ या दीर्घ ई
या दीर्घ ऊ। अगर पूछा जाए कि बताओ भाई यह स जातीय है या विजातीय है, तो आपको अपने मन में इसे तोड़ना पड़ेगा, मन में ही तोड़ना पड़ेगा कि जैसे आ बना है अ प्लस अ से, तो एक ही जाति का है ना, अ और अ एक ही जाति का है, तो हम इसे बोलेंगे सौ जातीय। क्या बोलेंगे? सौ जातीय। ठीक है ना, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए ए कैसा होगा, ए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अ और जोर ह्रस्व ई से बनता है ए, ये अलग अलग है, इसीलिए हम इसे कहेंगे विजातीय स्वर। क्या बोलेंगे? विजातीय स्वर। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा हल्का सा। आ जाओ नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर को, है ना, दीर्घ स्वर को जैसे ह्रस्व को हम लोग बोलते थे एक मात्रिक, दीर्घ को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ को हम लोग बोलेंगे द्विमात्रिक स्वर। क्या बोलेंगे? दीर्घ को हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरा नाम बताओ दीर्घ को, है ना, दीर्घ को हम क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक स्वर। ह्रस्व को हम बोलते थे एक मात्रिक, दीर्घ को बोलेंगे द्विमात्रिक। समझ गए? बोलो हाँ या ना। 52 वर्ण है बच्चों, उसी में हमें वर्णों को इतने भागों में बांटना है, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, स्वर है तो कौन सा स्वर है, व्यंजन है तो कौन सा व्यंजन है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। बचपन में आपने खूब सुना होगा बच्चों, बहुत सुना होगा कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। बोलो हाँ या ना। व्यंजन वर्ण आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है? बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जिसका उच्चारण स्वतः होता हो हम उसे कहते हैं स्वर, और जिसके उच्चारण में जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए हम उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये हम आपके सामने व्यंजन वर्ण है। क्या आपको मालूम है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? कितने ऐसे वर्ण हैं हमारे हिंदी में जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, 33 ऐसे वर्ण हैं, 33 ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। कितने हैं बताओ? 33 ऐसे हैं। अब ये 33 को हमने अगर बांटने की बात करते हैं, अगर हम बांटने की बात करें कि व्यंजन कितने भागों में बटा है, ये जो 33 वर्ण है वो 3 भागों में बटा है। व्यंजन के प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन की अगर हम बात करें बच्चों, व्यंजन के प्रकार की, तो व्यंजन के प्रकार के बारे में तो बताओ, व्यंजन 33 जो व्यंजन है वो कितने भागों में बटे हैं? पहले बच्चों, सबसे पहले तो 25 ऐसे हैं जिसे स्पर्श कहते हैं। उसके बाद उसके बाद 4 ऐसे हैं जिसे अंतस्थ कहते हैं। और फिर प्यारे बच्चों 4 ऐसे हैं जिसे उष्म कहते हैं। उष्म व्यंजन, ठीक है ना, उष्म व्यंजन बोलने से ऊष्मा प्रकट होती है, बोलने से ऊष्मा प्रकट होती है। तो आपने देखा कि जो व्यंजन वर्ण है वो कुल 33 हैं, और 33 को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कैसे कैसे बांटा गया गुरुजी बताओ? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या बच्चों 25 है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या बच्चों 4 है, और उष्म व्यंजन की संख्या बच्चों 4 है। तो टोटल जोड़ के देखेंगे तो हमें 33 आता है। कितना आता है? 33। आगे देख सकते हैं इस चीज को कि व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बहुत बार पूछा गया है कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। स्पर्श कितने हैं? 25। अंतस्थ कितने? 4। और उष्म कितने? 4। आइए अब स्पर्श की अगर हम बात करें, अगर हम स्पर्श की बात करें, क्योंकि स्पर्श में हमें जानना है क वर्ग कौन सा है, च वर्ग कौन सा है, ट वर्ग कौन सा है, प वर्ग कौन सा है, ये सब चीजों को तो स्पर्श में हम लोगों को जानना पड़ेगा। आइए बच्चों बात करते हैं स्पर्श के बारे में, थोड़ा सा इसकी परिभाषा समझ लेना आप लोग। जिस वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु,
मृदा, ओठ, दांत, दंत होना चाहिए, दंत आदि के स्पर्श से होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बोलो कितने बच्चों को ये परिभाषा याद हो गया कि जिन वर्णों का उच्चारण मान लेते हैं कंठ से हो, या तालु से, या मृदा से, या ओठ से, या दांत के स्पर्श होने से, यानी जीभ उसमें जाके टच करता है, स्पर्श होने से होता है, हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। परिभाषा याद हुआ आपको? बोलो हाँ या ना। यस सर, बहुत आसान परिभाषा है। गुरुजी आर्ट्स क्लास के बारे में कुछ बताइए। आर्ट्स के क्लास के लिए हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। आज बच्चों हो सकता है आर्ट्स का चैनल लॉन्च हो जाएगा, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना बच्चों, फिर आपकी क्लासेस होती रहेंगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, अब उसमें क वर्ग की बात करते हैं। क वर्ग में होते हैं 5। क वर्ग में कितने होते हैं? 5 होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में होते हैं 5, ठीक है ना। उसके बाद में ट वर्ग में भी 5 होते हैं, ट वर्ग में भी 5 होते हैं, और प वर्ग में भी 5 होते हैं। इन सभी को मिलाकर प्यारे बच्चों 5 5 करके 25 होते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको पढ़ाते चलूंगा, आप पढ़ लेना उच्चारण स्थान के बारे में, क्योंकि एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ उच्चारण स्थान से। इतना क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में। उच्चारण स्थान में बताओ कि क वर्ग को कहां से बोलते हैं? क वर्ग को हम लोग कहां से बोलते हैं? जल्दी से, 10th में आपको पढ़ाए थे। क वर्ग के बाद आता है च वर्ग, जल्दी जल्दी बोलो स्पीड में। फिर आता है ट वर्ग, ट वर्ग, और फिर आता है ट वर्ग, और फिर आता है प वर्ग। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो इनके उच्चारण स्थान के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, ये कहाँ से होता है? तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों के टी एम 2, इसका ट्रिक मैंने बताया था आपको। के टी एम 2 बच्चों, के से क्या होता है? के से होता है कंठ, यानी कि क वर्ग के जितने भी चीज हैं वो कंठ से बोलते हैं। क, ख, ग, घ, अंग को हम लोग कंठ से बोलते हैं। च वर्ग को हम लोग टी से मतलब क्या होता है? तालु, तालु से बोलते हैं। बात अगर करें ट वर्ग की, तो ट एम से होता है मृदा, तो प्यारे बच्चों हम इसे मृदा से बोलते हैं, ठीक है ना। और ट वर्ग का मतलब होता है, डी से मतलब होता है दंत, हम इसे दांत से दांत में जीवा टच होता है। और प वर्ग का मतलब होता है, ओ से होता है ओष्ठ, तो प्यारे बच्चों हम इसे ओष्ठ से बोलते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये 100% याद है? हाथ उठाओ जल्दी से, जल्दी बताओ कि सर मुझे ये पूरा याद है। उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से याद है, जल्दी बताओ। केटीएम 2 बच्चों, केटीएम 2 है ना। कंठ, तालु, मृदा, दंत और ओष्ठ, पूरा का पूरा याद है कि नहीं? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे है ना, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं स्पर्श। क्या बोलते हैं इन्हें? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसकी संख्या प्यारे बच्चों 25, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, इसकी संख्या 25 है। चलो बढ़ जाए आगे। यस, उसके बाद में अगर हम देखें, ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो बच्चों स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? बताओ जल्दी से। स्पर्श व्यंजन का, है ना, स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? बोलो। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? तो स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है बच्चों वर्गीय व्यंजन। क्या है? बताओ। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। क्या है? वर्गीय व्यंजन, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्पर्श के बाद अंतस्थ होते हैं 4। कौन कौन से? य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। नोट बच्चों, य और व जो है अर्ध स्वर हैं, क्योंकि य और व जो हैं
जैसे आप लोग अंग्रेजी में सेमी वोवेल पढ़े होंगे, य और व, य और जो व है, ये बच्चों ये इसे ना अर्ध स्वर भी कहा जाता है, याद रखना एक चीज। ऐसे तो ये अंतस्थ व्यंजन में आ गए, अंतस्थ व्यंजन में आ गए, लेकिन य और व जो है, इन्हें, इन दोनों को, य और व, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर, याद रखना, य और व। जैसे बच्चों वाई और ना, वाई और डब्लू को सेमी वोवेल बोलते हैं, यहाँ पर वाई ना, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। उष्म व्यंजन में हम जब आते हैं तो तालिब श, मूर्धन्य श, दंत स, ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। हाँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। तालिब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को उष्म व्यंजन कहा जाता है। ये चीज आप लोग पहले से भी जानते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, अब बारी आती है संयुक्त व्यंजन की। अब बारी किसकी आती है? संयुक्त व्यंजन की। क्या आप संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं? क्या आप संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो जल्दी से बताएं संयुक्त व्यंजन के बारे में। जो हमारा संयुक्त व्यंजन है बच्चों, संयुक्त वर्ण बोलो, व्यंजन नहीं बोलो, वर्ण। कई जगह पर हमने व्यंजन सुना है, लेकिन वर्ण होना चाहिए। संयुक्त वर्ण, क्योंकि व्यंजन बच्चों 33 ही हैं। व्यंजन हमारे 33 ही हैं, जिनमें से सबसे पहला है अस्पर्श, पहला है अस्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, दूसरा है अंतस्थ, और तीसरा क्या है बच्चा? तीसरा है उष्म। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं संयुक्त व्यंजन, है ना, संयुक्त वर्ण की। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? जो दो वर्णों के मेल से या फिर दो व्यंजन के मेल से बना हो। जो दो वर्ण, है ना, जो जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो, दो व्यंजनों के मेल से बना हो, मेल से बना हो। जल्दी बताओ फटाफट से, है ना, जल्दी। सर 11th वाला पढ़ सकता है, 11th वाला भी पढ़ सकता है क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं बच्चों, आप लोगों के लिए ही तो है। यस सर, है ना, आप लोग के लिए ही है। आप तो 100% पढ़ो जी। जल्दी बताओ, है ना, इसमें बताओ कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में संयुक्त वर्ण के बारे में। संयुक्त वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, प्लीज सर 12th का मैथ नहीं बच्चों, 12th का तो अभी नहीं, है ना, जल्दी बताओ तेजी में कौन कौन से आएंगे। तो संयुक्त वर्ण में पहला आता है अक्ष बच्चों, अक्ष, फिर होता है त्र, फिर होता है य, और फिर होता है स्र। तो ये है हमारे संयुक्त, संयुक्त वर्ण में, है ना। अक्षों में क्या होता है? क और प्लस का क। त्र में क्या होता है? त प्लस का र। य में क्या होता है? ज प्लस का य। स्र में क्या होता है? स और प्लस का र। ये हो गया। ठीक है, तो इसकी संख्या टोटल कितनी है बच्चों? टोटल कितनी है? तो इसकी संख्या टोटल 4 है। याद रखना कि जो संयुक्त वर्ण है, इनकी संख्या 4 है। दो व्यंजन के मेल से ये बनते हैं, दो व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं, और इसकी कुल संख्या 4 है। कितने हैं? 4 है। अक्ष क प्लस सौ, त्र त प्लस र, य में ज प्लस य, त्र में सौ प्लस र। ठीक है, इसकी संख्या कुल 4 है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जब भी आपसे एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, दूसरा ये अक्षर कैसे बना है। तो क हलंत और सौ हलंत से बना है। त्र कैसे बना है? सौ हलंत और रो हलंत से बना है। उसी प्रकार से इन दोनों को आप देख लें। ठीक है, तो यहां से दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। हो गया? यस यस, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने बताया कि ये 4 हैं। जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। आपने एग्जाम्पल भी नीचे देखा, जो अभी मैंने आपको तुरंत बताया था, अक्ष त्र य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। यहां तक समझ गए टोटल, हाँ या ना? जल्दी बताओ।
नेक्स्ट हम लोगों का आता है द्विगुण वर्ण। अरे बच्चों, द्विगुण वर्ण के बारे में कहा जाए तो ऐसे वर्ण हैं जो दो तरह से काम करते हैं। दो ऐसे वर्ण हैं जो दो तरह से काम करते हैं, जैसे द्विगुण कहते हैं। बोलो कौन कौन से द्विगुण हैं? द्विगुण वर्ण कौन कौन से हैं? द्विगुण, द्विगुण, द्विगुण वर्ण दो ऐसे वर्ण हैं जिसमें दो गुण होते हैं। दो ऐसे वर्ण हैं जो दो गुण होते हैं। कौन कौन सा बताओ? इसको हम लोग पढ़ते हैं डॉ। क्या पढ़ते हैं बच्चों? डॉ। और इसको पढ़ते हैं ढॉ। सॉरी, इसको पढ़ते हैं डॉ और इसको पढ़ते हैं ढॉ। यदि इसके नीचे, यदि इसके नीचे बिंदी लगा दिया जाए, यानी अनुस्वार लगा दिया जाए, ये तो हम इसे अड़ पढ़ते हैं। जैसे पकर, ढकर, पेड़, तो हम इसे अर पढ़ते हैं। अर, देखो बस अनुस्वार लगा दिया तो ये अड़ हो गया, और इसे अढ़ पढ़ते हैं। ऐसे ये ढ है और इसे अढ़ पढ़ते हैं। अढ़, जैसे पढ़ होता है ना, पढ़ कैसे पढ़ते हैं? पढ़, पढ़, है ना? नहीं तो पढ़, पढ़, ठीक है ना? तो बिंदी लगा देने से, बिंदी लगा देने से ये अड़, अड़, और ये अढ़ हो जाता है। अढ़, अढ़ हो जाता है, ठीक है ना? तो ये दो ऐसे वर्ण हैं, ये दो ऐसे वर्ण हैं जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, ठीक है? सिर्फ इसमें अनुस्वार लगा देने से, ये जो बिंदी लगा देने से, ये ऐसे डॉ है। अब इसे इसे पढ़ते हैं अर। जैसे पढ़, पढ़, है ना? जैसे पेड़, पकड़, ढकर, ठीक है? और ह जो है वो अढ़ हो जाता है। अढ़, ठीक है? याद रखना बच्चों, याद रहेगा आपको। ये द्विगुण है, इसमें दो गुण पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है द्विगुण वर्ण के बारे में, है ना? ये जो है हमारा डॉ और ढॉ होना चाहिए, नहीं है ना? अढ़, क्या लिखा? पकड़, तो अर और अढ़, अर, अर और अढ़, इसको पढ़ते हैं। अढ़ को द्विगुण कहा गया है, द्विगुण कहा जाता है। कहते हैं ध्यान से कि डॉ के नीचे बिंदु लगना, बिंदु लगने से अड़, अड़ कहा जाता है इसको। और ढ के नीचे बिंदु लगने से अढ़ बनता है, अढ़ बनता है। अड़ और अढ़ का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, शुरू में नहीं। अरे बच्चों, एग्जाम में पूछा गया था, है ना? एग्जाम में पूछा गया था कि जो ये अढ़ है, अर और अढ़ का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए शुरू में, ऑप्शन बी बीच में, ऑप्शन सी अंत में, ऑप्शन डी बीच और अंत दोनों में। तो बच्चों, कभी आपने कोई ऐसा वर्ड नहीं देखा होगा जो ये बड़ी रॉ से शुरू होता है। इसको हम लोग बड़ी रॉ भी बोलते हैं। जैसे पेड़ बोलते हैं ना, पेड़, तो इसको बड़ी रॉ पढ़ते हैं, बड़ी रॉ, ठीक है ना? तो ये वाक है ना, हकीकत में ये अर है, अर, और ये अढ़ है, अर और अढ़, ठीक है? इसका प्रयोग बच्चों या तो बीच में होता है या तो अंत में होता है, शुरू में नहीं होता है, ठीक है ना? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए, यहां तक समझ गए? यस यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। अगला आता है अयोग्य वहा। दो ऐसे हैं, दो ऐसे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अनुस्वार और अविसर्ग अ, है ना? अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्य वाह कहा गया है। यानी हम इसे किसी भी वर्ण के साथ जोड़ें, योग करें, योग, ध्यान देना, किसी भी वर्ण के साथ अगर हम इसे जोड़ें, योग मतलब योग, तो फिर भी वो अयोग रहता है, यानी कि वो जुड़ता नहीं है, जुड़ता नहीं है। किसी भी वर्ण के साथ जोड़ें, जैसे मान के चलो हम एक वर्ण लेते हैं 100, अब इसमें अनुस्वार को जोड़ते हैं, अनुस्वार को जोड़ते हैं, अनुस्वार को जोड़ेंगे तो ये 100 अनुस्वार हो जाएगा। यानी कि कहीं पर भी जोड़े फिर भी ये पूरी तरह से नहीं जुड़ता है, अपना अर्थ बनाए रखता है हमेशा। और इसको आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं इसका लोप नहीं होता है ना? तो ये अनुस्वार, अनुस्वार और ये विसर्ग जो हैं ये जुड़ते नहीं हैं, इसीलिए इनका नाम अयोग्य वाह रखा गया है। योग मतलब जुड़ना, और नहीं जुड़े तो अ लगा दो, अयोग्य, है ना? जैसे देखो
किसी का मान बच्चों क्या होता है, मान मतलब इज्जत करना, अमान कर दो मतलब कि उसकी बेइज्जती करना, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना, अ लग जाने से विपरीत शब्द बनते हैं, अ लग जाने से विपरीत शब्द बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, है ना, तो हम कह सकते हैं कि अनुस्वार और अविसर्ग आ को अयोग्य वा कहा गया है। अयोग्य वा दो हैं, दो हैं। आए कहते हैं कि अनुस्वार को सॉरी को अनुस्वार और अविसर्ग अ को ना विसर्ग कहा जाता है। यानी हम इन्हें अनुस्वार पढ़ सकते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार, और इसे हम लोग बोलते हैं विसर्ग। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, विसर्ग पढ़ते हैं, विसर्ग पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है क्या, बोलो हाँ या ना। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत है। यस सर, बेगूसराय बिहार से हैं। लव यू गुरुजी, लव यू सभी को जी। यहां तक समझ गए, बताओ जल्दी से, क्या यहां तक में कोई दिक्कत है आपको। मेरे ख्याल से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप लोग यहां तक समझ गए। अगर आप समझ गए तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए बच्चों, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, बोलो हाँ या ना। चलिए, अगर हो जाए तो बताओ। इसके आगे हम लोग वर्ण को पढ़ेंगे, एक और क्लासेस होंगी, एक और क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग वर्ण को कंप्लीट कर लेंगे, एक और क्लास होगा, ठीक है। चलो, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेना है। आप लोगों को भी हिंदी को एकदम लाइटली आराम आराम से पढ़ना है, बहुत बड़ी लंबी क्लासेस नहीं होनी चाहिए। चलो, तो पहले बच्चों एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट दे, छोटा सा टेस्ट दे, ठीक है। पहली बात है, वर्णों की कुल संख्या। हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। दूसरी बात है बच्चों, स्वर वर्ण कितने। तीसरी बात है बच्चों, स्वर व्यंजन वर्ण कितने। चौथी बात है बच्चों कि अंतस्थ स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं। चौथी बात है बच्चों कि स्वर के भेद कितने हैं, स्वर के भेद कितने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर मैट्रिक इंटर कुछ भी पढ़ रहे हैं। स्वर, ठीक है ना, के भेद हो सकता है, व्यंजन के भेद पूछे, व्यंजन के भेद कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से, प्यारे बच्चों, वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, ये आपको मालूम है। स्वर्ण वर्णों की संख्या हम देखें तो कुल 11 है। व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 है। स्वर के भेद देखें तो स्वर दो तरह के होते हैं, मेनली हिंदी में दो ही होते हैं। पहला तो हो जाता है बच्चों आपका मतलब कि ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। यहाँ बात करते हैं व्यंजन के भेद में, तो व्यंजन के भेद 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, पहला तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन, तीसरा अंतस्थ व्यंजन। अब बात करते हैं बच्चों इस ना, हम बात करते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं। संयुक्त वर्ण बच्चों, व्यंजन नहीं, संयुक्त वर्ण कितने हैं। और अगर हम बात करते हैं कि द्विगुण के बारे में, तो प्यारे बच्चों द्विगुण वर्ण कितने हैं, द्विगुण वर्ण कितने हैं आप सभी को मालूम है। अगर हम बात करते हैं अयोग्य वाह, क्या बात करते हैं, अयोग्य वाह के बारे में, तो अयोग्य वाह कितने हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग क्लास को प्यारे बच्चों का लाइक कर देना, सब लोग जितने भी लोग देख रहे हो 1 के लाइक होना चाहिए। सब लोग अपने दोस्त वगैरह में शेयर कर लेना कि गुरुजी हिंदी पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं। संयुक्त वर्ण पूछा जाता है, संयुक्त वर्ण 4 हैं। द्विगुण की बात करते हैं तो नाम में ही द्वि लिखा है, पढ़ सकते हैं आप, द्वि नाम में ही लिखा है, द्वि नाम में लिखा है। अयोग्य वाक्य की संख्या भी बच्चों 2 है। अब यहीं पर हमने आपको थोड़ी देर पढ़ाया था अभी किसके बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में। तो आप आराम से उच्चारण स्थान बता पाओगे। अगर आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई मौ का बताओ उच्चारण स्थान क्या है, या आपसे पूछा जाए कि ये बताओ तौ का क्या होगा, या आपसे ये पूछा जाए कि फ ना, या फिर चौ का क्या होगा, या ख का क्या होगा। एक चीज देखो, एक चीज एक चीज एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना बच्चा, कि इसका जो है ना, इसका एक अलग से उच्चारण स्थान के बारे में कल बताया जाएगा कि साथ में और क्या क्या हो सकता है, साथ में और क्या क्या। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको पढ़ने से पौ बच्चों पौ फौ में आता है,
तो हम इसे ओष्ठ से बोलते हैं, ओष्ठ से, ठीक है ना। तौथा को हम लोग दंत में जीव सटता है, जीव। चौथा में मूर्धा में ना, चौथा में मूर्धा में जीव सटता है, मूर्धा में। और कौखो में बच्चों कंठ में जाके जीव सटता है। तो यहाँ से आप उच्चारण स्थान को भी सही कर सकते हैं। 1-2 नंबर तो फिक्स यहाँ से उच्चारण स्थान में आते हैं, ठीक है ना। उच्चारण स्थान में 1-2 नंबर तो फिक्स आते हैं, है ना। चलिए, जिन वर्णों का उच्चारण बच्चों स्वतः होता हो, स्वतः होता हो, हम उसे क्या बोलते हैं? जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता हो, स्वर वर्ण की सहायता से होता हो, है ना। और दूसरी बात, जिन स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगे, जिन स्वर को बोलने में, स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगे, जिन स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगे, जिन स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगे, बोलने में ज्यादा समय, ज्यादा समय लगे, हम उसे क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे हम उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और स्वर, है ना, स्वतः, स्वतः जो बोला जाए हम उसे स्वर वर्ण बोलते हैं। और जिसमें स्वर वर्ण की सहायता से हो हम उसे व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मात्रिक, द्विमात्रिक सब कुछ आपको मत पता होगा। सर चौ तालु से होगा ना? देखो बच्चों, चौ, अच्छा के टी, टी से तालु होता है, सॉरी बच्चों, मुर्दा क्यों होगा या तालु होगा, सॉरी। और आपका बहुत बहुत आभार जी, जो आपने हमें बताया सर गलत हो गया था। तालु होगा बच्चों, चौका, चौका तालु होगा, बहुत बढ़िया जी, चौका तालु होगा, सॉरी बच्चों। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया? एक बार बताओ जल्दी से, हाँ या ना। चलो जी, आज की क्लास में आपको बहुत बेहतर समझ में आया, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं लगा होगा, ठीक है ना। चीजें बहुत आसानी समझ में आई होंगी। चलो, इसका पीडीएफ प्यारे बच्चों आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अभी जब तक कोर्स नहीं आया अभी तक ये चीजें फ्री हैं, 1-2 दिन तक आराम से आप लो। चलो ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा बच्चों? जल्दी बताओ, फटाफट से सोचो, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बच्चों, हिंदी की क्लास डेली होनी चाहिए या अल्टरनेट बताओ? हिंदी की जो क्लास है, हिंदी की क्लास बच्चों डेली होनी चाहिए या अल्टरनेट बताओ? या फिर जैसे एक दिन को छोड़कर एक दिन, अल्टरनेट बच्चों, अल्टरनेट होनी चाहिए, जल्दी बताना। हिंदी क्लास डेली होनी चाहिए तो एक दबाएं, जिसको लगता है नहीं सर एक दिन के बाद एक दिन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका? पीडीएफ प्यारे बच्चों आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, फिलहाल तो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पर प्यारे बच्चों पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद हमारा कोर्स आ जाएगा तो फिर आप वहां पर ले लेंगे, ये नॉर्मल सी फीस। यस गुरुजी, अधिकांश बच्चे कह रहे हैं गुरुजी डेली क्लास होनी चाहिए, बढ़िया है, ठीक है बच्चों, डेली क्लास होगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि कुछ बहुत ज़रूरी काम है तो फिर मैं आप लोगों को उस दिन छुट्टी कर दूंगा, उस दिन मैं छुट्टी कर दूंगा कि भाई आज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप सिलेबस की चिंता करते हो क्या, बताना मुझे। आप बच्चों सिलेबस की चिंता मत करना, सिलेबस मैं पूरा करवा दूंगा आपके एग्जाम में। हिंदी की परीक्षा में 12th क्लास में कम से कम प्यारे बच्चों हमारा, कम से कम हमारा टारगेट होगा 95 का। ऐसे आप 100/100 सोचो, किसी भी सब्जेक्ट में आप 100/100 सोचोगे तब आप 95 प्लस कर पाओगे, ठीक है। तो सोचना आपको 100/100 है, सोचना आपको 100/100 है, तब जाकर के आप कहीं 95 प्लस कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। आज मुझे लगता है मैंने अपना 95% दिया, 5% में कहीं कमी रह गई, इसके लिए हमें क्षमा करें, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर कल मिलते हैं 9 बजे, ठीक है। चलो धन्यवाद जी।